हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे विल के बारे में। विल क्या होती है? वसीयत। अब वसीयत हर उस इंसान को पता होना चाहिए जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी हो और जिसके पास कुछ भी आपकी मूवेबल या फिर इमूवेबल किसी भी तरीके की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिगार्डिंग हर एक आदमी को पता होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या है कि जैसे या तो स्टूडेंट है जो लोग के वो बच्चे या फिर जो आपके जनरल मैन हैं, जो भी कॉमन मैन हैं, उनको भी इसके बारे में मैं समझता हूँ कि पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि विल के बारे में पढ़ लिया कि कोई भी एक आदमी होगा जो मरने वाला होगा तो अपनी प्रॉपर्टी किसी एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाएगा किन्हीं पर्सन्स के नाम, और वो प्रॉपर्टी उन बंदों के नाम पे चली जाएगी जब वो बंदा मर जाएगा। तो इतना सा ही मतलब होता है। उसी को लीगल टर्म के अंदर हम लोग पूरी तरीके से इसको समझेंगे कि कब एक डॉक्यूमेंट आपका एग्जीक्यूट करा जाता है, कब एक डॉक्यूमेंट को कैंसिल भी करवाया जा सकता है, मतलब जिसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ द विल। तो मतलब कि एक आदमी जो कि मेजर और साउंड माइंड का है, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा या फिर प्रॉपर्टी वो चाहे उन पर्सन्स को राइटिंग में लिख के जाएगा जिसको एग्जीक्यूट करा जाता है, वो प्रॉपर्टी किन के नाम पे जाएगी, उन बंदों के नाम वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो लिख के जाता है। एज सुन एज उसकी डेथ हो जाती है जब भी उस पर्सन की, तो वो प्रॉपर्टी उन बंदों के नाम पे और उतना ही शेयर उनके पास चला जाता है जितना कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस टेस्टेटर जो मरने वाला आदमी था, डिसीज्ड, उसने लिखा था, वो हिस्सा उनके पास चला जाएगा। तो ये आपका जनरल सी टर्म है जो कि सेक्शन नंबर 2 और क्लोज नंबर H के अंदर आपका डिफाइन किया गया है। 2 का क्लोज H इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, 1925 का जो आपका एक्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट, उनके अंदर इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करवा रखी है। तो एक बार पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या क्या है, कब एक मतलब कि विल को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, कब वहाँ पे माना जाएगा कि ये आपकी अपने आप में वैलिड विल है। तो ये आपका अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं ट्राई करूँगा कि इसको 2 वीडियोस के अंदर ही यहाँ पे उसको कवर किया जाए। हो सकेगा तो एक के अंदर एक आपकी हो जाता है कि मतलब कि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो उसके अंदर आपका थोड़ा सा कम समझ आने का चांस रहता है लास्ट में जाते जाते। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा जाए। एक के अंदर आपकी मेन चीज़ें जो कि सिर्फ उसके ओरिजिन के रिगार्डिंग, हाँ मुस्लिम लॉ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम लॉ में एक कंसेप्ट आता है कि 1/3 तक ही एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को वो है विल कर सकता है। उसके बाद इसके क्या क्या एसेंशियल होंगे, उस के अंदर आपकी क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जिनके बेस पे बोल सकते हो कि आपके विल बन चुके हैं। उसके बाद आपके 2-3 केस लॉ आएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी रिक्विजिट है कि किन किन चीज़ों की किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा तब जाके आपकी एक विल जो है वो वैलिडली कंप्लीट हो पाती है। उनके बाद इसकी कंडीशन के साथ चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट के रिगार्डिंग है और एक रिवोकेशन के रिगार्डिंग है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो 4 टॉपिक आपके बनते हैं कि एलिमेंट्स के रिगार्डिंग पहला, दूसरा इसके बाद आपके कुछ रिक्विजिट की बात करता है, तीसरा इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट का, और 4th वन इज द रिवोकेशन ऑफ द विल, विल को रिवोक करना। तो ये 4 टॉपिक मैं ट्राई करूंगा इसको 2 वीडियोस के अंदर 2-2 में डिवाइड करा जाए। एक के अंदर आपकी कंसेंट थ्योरी और लास्ट आपका एक रिवोकेशन ऑफ द विल। हो सकेगा तो इनको मैं यहाँ पे ट्राई कर दूंगा आपका एक वीडियो के अंदर ट्राई करने की, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कर दिया करो। वीडियो जब भी स्टार्ट हो रही है आप देखना स्टार्ट करो तभी आप पहले शेयर का बटन दबा दो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करा करो ताकि जो भी आपके साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब सेक्शन जो 2 है उसका क्लोज H आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आपकी इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि वो चीज़ मतलब कि एक विल है वो एक लीगल डिक्लेरेशन करी जाएगी। मतलब लीगली तौर पे एक आदमी डिक्लेरेशन करता है किस चीज़ का, ऑफ हिज इंटेंशन, मतलब कि कौन पर्सन कर रहा है, टेस्टेटर अपनी इंटेंशन का डिक्लेरेशन करता है विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच इज डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू द इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। मतलब कि वो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और वो डॉक्यूमेंट को आप क्या बोलते हो, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बोला जाता है उसको वसीयतनामा। अब वसीयतनामे को वो यहाँ पे क्या करेगा, एक लिखेगा, लिखने के अंदर अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर पर्सन को डिस्पोज ऑफ की जाए। तो यही इसके अंदर आपकी बताई हुई है और जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, वसीयतनामा यहाँ पे बोला जाएगा। अब अगर देखिए इसके अंदर से आपकी एलिमेंट्स क्या निकल के आए अपनी इस 2H की डेफिनेशन में से। अब 2H की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर आपकी चीज निकल के आती है कि कन्फरमेंट ऑफ वंस प्रॉपर्टी टू अनदर। मतलब कि एक ए बंदा जो कि अपनी प्रॉपर्टी कन्फर करना चाहता है किसी अदर पर्सन के ऊपर, मतलब कि किसी और पर्सन को वो उस प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स ऑब्लिगेशन है और उसकी ओनरशिप है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। दूसरा बोलता है कि वो जो आपने कन्फर्मेंट करी है ना वो आपकी इफेक्टिव होगी आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर पर्सन
कौन होगा और लेगेटी होगा एक पर्सन, उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ एक बार कि जो पर्सन मरने वाला है, जिसने अपनी विल तैयार करी है, जिस पर्सन ने वो विल लिखी है, उसका नाम यहाँ पे बोला जाएगा एक तरीके से आपकी लीगल लैंग्वेज में टेस्टेटर। और दूसरा जिस पर्सन का नाम वहाँ पे लिखा गया है, मतलब मोर देन वन पर्सन भी हो सकते हैं या फिर एक पर्सन भी हो सकता है, जिसके नाम पे वो विल करी गई है, जिसके नाम पे आपकी वसीयत लिखी गई है, उसको बोला जाता है आपका लिगेटी। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक बार देख लेंगे इसको, लिगेटी और टेस्टेटर बोला गया है इन दोनों पर्सन्स को, जो आपका विल तैयार करेगा और जिसके हक में आपने वो विल तैयार कर रखी है, वसीयत तैयार कर रखी है, तो वो आपका लिगेटी बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका टेस्टेटर पर्सन है उसकी इंटेंशन को डिक्लेयर करा जा रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी उस लिगेटी के हक में यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, कन्फर करना चाहता हूँ। और वो जो कन्फर्मेंट होगी, मतलब जो डॉक्यूमेंट उसने तैयार करा था वो इफेक्टिव में होगा, मतलब कि वो आपका एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, वो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। जब वो पर्सन मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा बता रखा आपका हिदाया जो थे, उन्होंने क्या बोला है, विल मे बी ऑफ द प्रॉपर्टी और द सर्विस, मतलब कि विल जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की तो हो ही सकती है, साथ में किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग भी वो अपनी विल कर सकता है कि ये जो आपकी सर्विसेज हैं वो अभी यहाँ से मैं दे रहा हूँ, बाद में इसका जो बेनिफिट्स होगा वो मेरा जो भी लेगेटी होगा उसको बेनिफिट उसके मिलने चाहिए। एज लाइक द यूज ऑफ रेंट ऑफ द हाउस फॉर द डेफिनेट और इनडेफिनेट पीरियड के रिगार्डिंग बात करता है। यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि रेंट कलेक्ट कर रहा है, मरने के बाद बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी वो उसका जो ओनरशिप है वो किसी ए पर्सन के नाम पे जाएगा, और इसका जो रेंट होगा वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए या फिर इनडेफिनेट, मतलब कि फिक्स और जो आपका नॉर्मल पीरियड है कितना भी हो सकता है, या फिर एक फिक्स पीरियड बता देगा इतने दिन के लिए इसका जो भी रेंट आएगा वो इस पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा। उसके बाद उसका जो रेंट का राइट है वो सीज हो जाएगा और प्रॉपर्टी उस मेन पर्सन के नाम पे चली जाएगी जिसका नाम वहाँ पे लिखा होता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे करी जा सकती हैं, ये भी आपकी एक वैलिड विल ही मानी जाती है हिदाया के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपकी इसके अंदर आ जाते हैं जी दो केसेस हैं। पहला बोलता है मजहर हुसैन केस आपका, जो यहाँ पे मजहर हुसैन वर्सेस बोधा बीबी का केस है, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट केस है। अब वो क्या बताता है यहाँ पे, दो चीज़ें बताता है वो, कि जो प्रीवी काउंसिल है उसने ये हेल्ड करा है कि जो लेटर रिटन बाय द टेस्टेटर शॉर्टली बिफोर हिज डेथ, जो मरने से पहले जो उस टेस्टेटर ने एक लेटर लिखा है, राइटिंग में वो चीज़ करके दी है, एंड कंटेनिंग द डायरेक्शन एज टू द डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूटेड ए वैलिड विल, जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इंटेंशन को लिख के गया है कि हाँ यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है कि डिस्पोज करी जाती है किसी भी पर्सन के ऊपर, तो वो अपने आप में एक वैलिड विल है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके बाद बोलते हैं मुस्लिम विल दो इन राइटिंग, आपकी जो मुस्लिम में विल होगी, वसीयत होगी, वो अपने आप में क्या है एक राइटिंग में तो होनी चाहिए, बट डज नॉट रिक्वायर टू बी साइन, मतलब जरूरी नहीं है कि वो साइनिंग में साइन भी करे जाए, मतलब कि एक पर्सन अपना लिख के नॉर्मली भी मर गया तब भी आपकी वैलिड विल मानी जाएगी, वेदर उसके ऊपर उसने साइन करे हैं बेशक नहीं कर रखे। एक तो चीज़ ये है। दूसरा बोलता है इवन इफ साइंड, अगर वो साइन भी कर दी गई है तो डज नॉट रिक्वायर द अटेस्टेशन, अटेस्टेड करना जरूरी नहीं होगा, मतलब कि साइन करना और अटेस्ट करने में एक डिफरेंस बता रहा है। नॉर्मल उसने स्टेटमेंट लिखी कि आई वांट टू गिव माय प्रॉपर्टी टू द पर्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर्टी किस पर्सन को दोगे, बी को, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे उसने नॉर्मली साइन कर दिया, लेकिन उसको अटेस्ट करना अपने आप में क्या होगा कि एक स्टेटमेंट लिखेगा वो कि हाँ इस तरीके से ये प्रॉपर्टी और इस तरीके से मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, तो वो उसको प्रॉपरली अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड तो अपने आप में साइन होगा वो तो है ही, लेकिन उसको किसी नोटरी या फिर अदर अथॉरिटी से आपका रिक्वायरमेंट होती है ना कि आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे साइन करोगे, उसके बाद आप क्या करवा के लेके आते हो, वहाँ पे किसी से अटेस्ट करवा के लेके आते हो। तो इस विल के अंदर आपकी तीन चीज़ें बता रहा है कि या तो आपने राइटिंग में तो कर दी, ओरल भी हो सकती है, वो भी आपकी वैलिड रहेगी, मैं बता दूंगा आपके कि जब ओरल होगा तो ओरल फॉर्म में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, तो वो थोड़ा सा हैवी रहता है उस पर्सन के ऊपर जो एजर्ट करता है, जो बोलता है कि हाँ इन पर्सन ने, मतलब कि जो डिसीज पर्सन है उसने प्रॉपर्टी मेरे को देने के लिए बोली थी और यहाँ पे ये विटनेसेस मेरे प्रेजेंट थे जिन्होंने सुनी थी, जिनके आगे ये बात बोली थी, तो वो ओरल में भी आपकी हो सकती है। राइटिंग में करेगा तो राइटिंग में लिखने के बाद उसने साइन करे हैं, बेशक साइन नहीं करे, ये भी आपके वैलिड मानी जाएगी। फिर बोलता है अगर साइन भी कर दिए तो उसको अटेस्ट बाय द अथॉरिटी, करवाए या ना करवाए उसका भी कोई फर्क है जो नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका बोलता है इवन द प्रोबेट इज नॉट नेसेसरी, प्रोबेट अपने आप में होती है कि मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए विल, अब विल उसके पास, उसने क्या करी ओरिजिनल जो कॉपी थी उसको विल करवा के यहाँ पे क्या करी लिख के उस डॉक्यूमेंट को और अथॉरिटी के पास ही सबमिट कर दिया, और आने के बाद घर पे बता दिया कि हाँ इन बंदों के नाम पे मैं अपनी प्रॉपर्टी दे के जा रहा हूँ, मरने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवा लेना। तो जरूरी नहीं कि वो अपनी कोडिसिल, मतलब कि अपनी प्रोबेट को वो लेके आए, कोडिसिल होती है अपनी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल, और जो आपकी एक
ऑल्टर्ड कॉपी सॉरी, जो आपकी कोडिशियल है वो होती है आपकी ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ ए विल, और जो आपकी प्रोबेट है वो होती है अपनी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए विल। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए विल की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से अपनी विल को यहाँ पे वो पर्सन एग्जीक्यूट कर सकता है जब यहाँ पे इस केस के अंदर ये चीज़ आपकी बोली गई है। फिर आपका केस आता है वेंकटा राव वर्सेस नामदेव 1931 का पीसी का, जिसके अंदर आपका बोलता है कि डिफिकल्ट टू प्रूव द ओरल विल। इसके अंदर वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि एक पर्सन ओरली बोल के चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को देना चाह रहा हूँ किन्हीं विटनेसेस के प्रेजेंस में, तो बाद में उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हैवीली रह जाता है कि आप कैसे प्रूव कर पाओगे। अब उन विटनेसेस को लेके आना, अब हो सकता है कि जो विल करी थी वो उस टाइम पे करी गई है जब 2 या 3 बंदे उस टाइम पे प्रेजेंट थे, और वो दोनों तीनों में किसी पर्सन की पर्टिकुलरली 2 या 3 में से हो सकता है कि एक की या 2 या फिर ऑल पर्सन्स आर डेड नाउ। तो वो पर्सन अगर मर गए हैं तो उसके बाद अपनी उस ओरल विल को यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करना अपने आप में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट कास्ट हो जाता है। तो इसकी रिगार्डिंग आपके इस केस में चीज़ बताई गई थी। इस केस के अंदर आपके ये बोलते हैं द बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ओरल विल इज ऑलवेज ए वेरी हैवी ऑन द पर्सन हु एजर्ट इट। उस पर्सन पे रहेगा जो एजर्ट करता है। इट मस्ट बी प्रूव्ड विद द अटमोस्ट ऑफ प्रिसीजन एंड द एवरी सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस के रिगार्डिंग वो हर पर्टिकुलर आपकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा कि किस टाइम पे किस नेचर की प्रॉपर्टी दी गई थी, किन सर्कमस्टांसेस में उसने प्रॉपर्टी ने मेरे को उस बंदे ने मेरे हक में जो है वो विल करी थी, किस जगह पे करी थी। इस रिगार्डिंग आपकी सारी चीज़ें वेरी हाईली उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। उसके बाद आज आपका कि जो भी टाइम प्लेस रहता है, मतलब उनके रिगार्डिंग आपका सिंपल सी बात है कि उसका तो अब ऑब्वियसली एविडेंसेस तो दोगे कि घर पे विल करी थी या फिर कहीं पे गए हुए थे, पंचायत में बैठे थे, या फिर आपकी कोई अदर मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे मेरे हक में फैसला दे के गया था। वो चीज़ आपकी सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तभी माना जा सकता है कि वहाँ पर उस पर्सन ने आपकी क्या करी है, पर्टिकुलरली ओरल विल उसके फेवर में कर रखी है। तो ये आपके 2 केसेस हो गए। उनके बाद अपना आ जाता है एक चीज़ कि रिक्विजिट ऑफ विल क्या क्या होंगी, किन किन चीज़ों के बेस पे बोल सकते हो कि अब अपनी विल जो है वो वैलिड हो सकती है। अब इसके अंदर आपकी मेनली 4 पॉइंट रहते हैं, 4 आपके रिक्विजिट रहते हैं, मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, कब बोल सकते हैं कि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे विल करके गया है और वैलिडली करके गया है। तो सबसे पहला जो आपका है वो आ जाता है अपना कि कॉम्पिटेंसी के रिगार्डिंग जो पार्टी होगी, जो पार्टी इन द सेंस मतलब कि मैं दोनों पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहली पार्टी जो आपका टेस्टेटर है, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देना चाह रहा है वो पर्सन, और प्लस जिस पर्सन को प्रॉपर्टी दी जा रही है, जिसको दी जाएगी मरने के बाद जो प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी, वो दोनों का साउंड अनसाउंड माइंड के रिगार्डिंग कुछ आपके पर्टिकुलर टास्क हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपकी सबसे चीज़ आपकी आती है सबसे पहले कि टेस्टेटर का कॉम्पिटेंट होना विल के ऊपर। अब विल के रिगार्डिंग मतलब जो पर्सन आपका प्रॉपर्टी दे रहा है उसका यहाँ पे मेजर साउंड माइंड होना, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती हैं। उनके अलावा कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखी है जिनको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है कि जो पर्सन है वो पर्सन आपका क्या होना चाहिए कि जो एक तरीके से देखा जाए तो माइनर जो पर्सन है ना, वो अपने आप में इनकॉम्पिटेंट होता है अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देने के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब पॉजिटिवली पढ़ें तो एक पर्सन आपका मेजर होना चाहिए, और मेजर की एज जनरली 18 होती है, मुस्लिम लॉ में 15 भी है। और जनरली अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम देखें तो वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उस पर्सन की एज आपकी 21 आ जाती है कि 21 ईयर्स का जो भी पर्सन होगा तो वो आपका एक कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाता है प्रॉपर्टी के लिए, गार्जियन बनने के लिए। तो जो भी गार्जियन बनेगा एज ए ओनर तो वो प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकता है। तो जनरली यहाँ पे देखेंगे कि 21 साल का जो भी बंदा होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को विल में दे सकता है किसी भी अदर पर्सन को, लेकिन यहाँ पे प्री कंडीशन यही कि वो पर्सन आपका साउंड माइंड का होना चाहिए। तो इस केस में अगर देखा जाए तो माइनर और जो लुनेटिक पर्सन है वो इनकॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट ए विल हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपका एक केस आ जाता है अब्दुल मनन खान वर्सेस मुर्तजा खान का भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है। अब्दुल मनन खान वर्सेस मुर्तजा खान 1991 पटना हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट केस है। और इस केस के अंदर आपका बोला गया था द माइनर कैन नॉट मेक ए विल बट इफ़ मेड। अब देखी जाती चीज़ कि यहाँ पे अगर वो विल नहीं कर सकता, पहली सिचुएशन ये, और अगर उसने विल कर दी है तो उसके इफेक्ट क्या रहने वाले हैं वो चीज़ इसके अंदर बताई गई थी। इफ़ इट इज़ मेड ही मस्ट रेटिफाई इट व्हेन ही बिकम मेजर। मेजर होने के बाद उसको वो रेटिफाई करनी पड़ेगी कि आइदर टू एग्जीक्यूट और आइदर टू द कैंसिलेशन ऑफ सच पर्टिकुलर विल। इसके रिगार्डिंग आपकी उसको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इस केस में मेनली हेल्ड क्या हो रखा है, हेल्ड दैट द मोमडन having a sound mind and not a minor may make a valid will to the disposition of his property. So far as the deed of a will is concerned, no formality or particular form is required in law for the purpose of creating a will. And अब उसके अंदर आपकी एक अंडरलाइन करनी आपको लिखनी है चीज़, an
अनइक्विवोकल एक्सप्रेशन बाय द टेस्टेटर सर्व्स द पर्पस। ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई जो बताएगा वो स्पेसिफिकली इंटेंशन को यहाँ पे वो उजागर करेगा सबके सामने कि हाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी पर्टिकुलर पर्सन को इतना शेयर या फिर प्रॉपर्टी जो कंप्लीट है वो देना चाह रहा हूँ, तो इसके रिगार्डिंग आपकी चीज़ आ जाती है। फिर आपका आता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने विल कर दी थी, जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई ऐसा पर्सन जो कि बिलो 18 है और उसने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे विल में दे दी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर होने के बाद उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी कि उसको कंफर्म करना है या फिर उसको कैंसिलेशन करना है। अगर वो कुछ भी नहीं करता तो इस केस के अंदर आपकी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि वो आपकी अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगी। अगर मतलब कि वो मेजर होने के बाद भी उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करता है और मेजर होने के पहले उसने प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट मतलब कि अपनी विल कर रखी थी, तो उस केस के अंदर जो आपकी विल होगी वो अपने आप में कैंसिल हो जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। अब इसके अंदर एक और पॉइंट आपका मेन आ जाता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि विल करता है लेकिन उसने कमिट सुसाइड कर लिया, विल लिखी, लिखने के बाद कमिट सुसाइड करता है, एक तो चीज़ ये है। अब उस केस के अंदर आपकी दो सिचुएशन आती है, यहाँ पे अटेम्प्ट पहले देखा जाएगा, अब लिखने के बाद उसने अटेम्प्ट करा लेकिन वो बच गया, एक सिचुएशन ये। वो दूसरा बोलता है कि लिखने के बाद वो अटेम्प्ट करता है, सक्सेस हो जाता है, मर जाता है, एक ये चीज़ है। या फिर ये चीज़ है कि पहले उसने अटेम्प्ट करा था मरने के लिए लेकिन वो मर नहीं पाया, बाद में वो विल करता है। तो ये तीन पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाती है, एक एक करके इसको सीखेंगे। जो पहला यहाँ पे बोलता है सियालो के रिगार्डिंग बोलता है कि नॉट वैलिड इफ़ द विल मेड आफ्टर द अटेम्प्ट। अगर अटेम्प्ट के बाद अगर उसने विल करी है, मतलब कि अटेम्प्ट कर लिया पहले और वो बच गया, उसके बाद विल करता है, तो अपने आप में ये आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन बिफोर द अटेम्प्ट टू सुसाइड थी तो उस केस के अंदर आपका वैलिड माना जाएगा। तो जब वो अगर सक्सेस हो जाता है तो एग्जीक्यूट अपने आप हो जाएगी, लेकिन सक्सेस नहीं भी होता लेकिन पहले ही विल कर चुका है अटेम्प्ट करने से पहले, तो भी आपका क्या रहेगा, वो वैलिड ही माना जाता है शिया लॉ के रिगार्डिंग। ये चीज़ इसके अंदर आपकी बता रखी है। फिर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि विल करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड के अंडर में या फिर कोर्जन के अंडर में, तो आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी कि जहाँ पे 15, 16 और 17 के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो अपने आप में वैलिड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ वी टॉक अबाउट द विल, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि विल अंडर द फ्रॉड हो रखी हो, तो वो या फिर अंडर इन्फ्लुएंस है या फिर आपका किसी कोर्जन के अंडर में अगर कोई विल करी गई है तो वो वैलिड हो जाएगी। तो अंडर द कोर्जन, अगर अंडर इन्फ्लुएंस में मतलब कि किसी पर्सन के ऊपर अनचाहा कुछ भी दबाव बना के अगर कोई भी या फिर धोखाधड़ी करके आपने कोई विल क्रिएट करवा ली है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो यहाँ पे इनवैलिड विल मानी जाएगी, आपकी वैलिड नहीं होगी। फिर आपका बोलता है कि विल बाय द पर्सन हु इरोनियसली, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि रिनाउंस कर चुका है इस्लाम को, आफ्टरवर्ड्स उसने क्या करा कि विल को बना दिया, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपकी दे सकती है, जहाँ पे मलिकी लॉ बोलते हैं कि एपोस्टेसी अनल्स सच विल, मतलब कि मलिकी जो आपके स्कूल हैं वो बोलता है कि एपोस्टेसी करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने क्या करी थी, विल कर दी, उसके बाद अगर वो रिनाउंस कर जाता है तो उस केस के अंदर आपका बोलते हैं कि मलिकी में एपोस्टेसी अनल्स सच विल, उस विल को यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन नहीं देगा। और हनाफी बोलते हैं कि बिक्वेस्ट विल बी इफेक्टिव, जिस सेक्ट से मतलब कि अपोस्टेट हुआ ना उसी सेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या करा जाएगा, उसको वैलिड माना जाएगा। किस सुन्नी में था तो सुन्नी, शिया में था तो शिया के अकॉर्डिंगली उसको कर देंगे कंप्लीट। ये आपका हो जाता है फर्स्ट पॉइंट क्लियर, जहाँ पे आपकी बात करी गई थी यहाँ पे अपने टेस्टेटर के